जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन की दुकान पर। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे थंबनेल में या फिर ऊपर आप मोटी हेडिंग देख रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल 2021 का ये फिजिक्स के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, इसके पहले हमने 2022 में सभी सीजीएल में आए हुए प्रश्नों की चर्चा की थी डिटेल से, और आज इसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि 2021 में कौन कौन से फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में आए थे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। ठीक, तो अब सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है क्या, न्यूटन। तो न्यूटन को थोड़ा आप डिटेल में समझो। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए? 3। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूटन ने कितने नियम दिए, तो आपका जवाब आएगा न्यूटन ने 3 नियम दिए। तो जो न्यूटन का पहला नियम था, इसको थोड़ा समझो, ये क्या था। न्यूटन ने कहा था पहले नियम में अपने कि यदि कोई वस्तु विराम में है, ध्यान से समझो, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल ना लगाया जाए। इस बात को समझो। जैसे जैसे मान लो एक साइकिल खड़ी है, ठीक, तो यह वस्तु विराम में मानी जा सकती है। अब हम आपसे कहें कि आप इसको चलाओ ना इसमें धक्का मारो, तो क्या ये कभी गति में हो पाएगी बिना बाहरी बल दिए? तो आपका जवाब आएगा नहीं। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति में है, जैसे साइकिल चल रही है, जब तक हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं रुकेगी। अब किसी किसी के मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा, फिर भी रुक जाती है बिना ब्रेक लगाए, लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन हमने क्या बोला, न्यूटन ने बताया था अपने पहले नियम में, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, और यदि कोई विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कुछ लोगों को हो सकता है चीजें सुनने में समझ में ना आ रही हो, बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मतलब कहने का, वो साइकिल जो रुकती है वो रुकती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक ऐसा व्यवहार करती कि जैसे इसके गर्भ में एक विशाल चुंबक रखा हो, जिसके कारण वह हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना होता और आप साइकिल को 10 की स्पीड में एक बार चला देते, इमेजिन करो जरा, तो साइकिल कभी भी रुकने वाली नहीं थी जब तक कि बाहरी बल नहीं लगता। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में यही बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक हम बल नहीं लगाएंगे, और यदि गति में है तो गति करती रहेगी। अब जो वस्तुएं रुक जाती हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसी को बाहरी बल कहा गया। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम। अब चर्चा करते हैं दूसरा नियम। तो जो न्यूटन का दूसरा नियम है, ध्यान से सुनो ना, दूसरा नियम, तो न्यूटन ने दूसरे नियम में एक फार्मूला खोजा था, F बराबर m, और इसी को क्या कहते हैं, परिमाणात्मक। यानी जो आपका क्वेश्चन है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, तो इसका आंसर भी आपका कौन सा हो जाएगा, गति का दूसरा नियम। क्योंकि जो न्यूटन ने दिया था ये नियम, इसमें परिमाणात्मक व्याख्या की गई थी, ठीक है ना, यानी इसमें कुछ ना कुछ परिमाण आता है। परिमाण का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू, तो F बराबर m फार्मूले से निकलता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, और इसको कहते हैं परिमाणात्मक स्वरूप की व्याख्या। ठीक, तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। लेकिन चर्चा करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम था, ठीक है ना, वो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसकी चर्चा कई बार हम कर चुके हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। इस घटना को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया को नियम, यानी न्यूटन का तीसरा नियम कहो और चाहे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहो। तो वही न्यूटन के, अब देखो इसमें ऑप्शन दिया गया क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ये भी न्यूटन ने दिया था। अब ये क्या था उसको भी समझ लो। एफ जी इक्वल क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, एफ जी इक्वल जी m1m2/r²। ठीक है ना। अब देखो जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं, चाहते तो आपको ये ऑप्शन टिक करके कि इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाते हैं। अब तक 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझो कि ये 12, 15, 20 जितने भी हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? आप ये भी तो समझो क्या लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल। इतना आसान नहीं होता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही पूछे जा सकते हैं। तो तभी हम ऑप्शन की और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बनते हैं सभी का डिस्कशन विस्तार से करते हैं। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा डिटेल से समझिए, तभी आपकी साइंस अच्छी हो पाएगी। ठीक है, रटने से केवल पेपर नहीं निकलते हैं, आप समझिए। तो ये हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। पहला नियम हमने समझा ही दिया है।
कि क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और यदि कोई गति कर रही है तो वह गति में ही रहेगी। ये न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया। तीसरा नियम आप जानते हो, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। आई होप आप चारों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच व्यंजक को व्युत्पन्न करता है। अब देखो कह रहा है निर्वात या वायु में दो स्थिर बिंदु, तो ये दो बिंदु मान लीजिए आप, एक को मान लो ए और एक को मान लो बी। ठीक, जो लोग 12th करके आए होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज्यादातर लोग 12th ही किए होंगे, ठीक है ना, या 10th वाले भी हैं जो, तो उनको थोड़ा समझा दे, और जो 12th में उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये दो बिंदु आवेश मान लिए हमने, एक मान लिया Q1 और एक मान लिया Q2, और बीच की दूरी R। अब इस फिगर को देखकर मन में एक विचार आ रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। क्या कहते हैं, क्या होता है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या होता है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको कहते हैं कूलाम का नियम। यही नियम होता है आपका क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी व्यंजक। इंटर में आप अच्छे से पढ़ोगे, कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नाम दिया था, और ये बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, या तो ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई होगी, और या तो फिर आपको नाम दिया गया होगा कूलाम का नियम। ठीक, तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। अब देखिए ऑप्शन का कौन कौन से दिए गए हैं। एक दिया गया है लेंज का नियम, एक दिया गया है ओम का नियम, एक दिया गया है गॉस का नियम, और एक दिया गया कूलाम का नियम। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा, कूलाम का नियम। उसकी चर्चा हमने अभी पीछे करके आपको पूरी बताई थी। अब देखो जो और भी इसमें ऑप्शन है उसको भी समझो। लेंज का नियम क्या होता है, ठीक, ये भी 12th में है। लेंज का नियम होता है प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। फैराडे का द्वितीय नियम भी यही है और लेंज का नियम भी यही। तो कभी कभार एग्जाम में आपको पूछा जाता है फैराडे के द्वितीय नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो आप बताओगे फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं। अगला क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप अथवा लंबाई में, किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप अथवा लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसका जो विभवांतर होता है और जो उसमें प्रवाहित धारा है उसका अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है ना। और उसी नियतांक को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध R, और इसी से आपका फार्मूला निकलता है V बराबर IR। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं तो फार्मूला क्या लगता है, V बराबर IR। तो ये V बराबर IR किसका नियम है, ओम का नियम। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। फिर से सुन लो, ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप या लंबाई, ये दोनों भौतिक अवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो जो उसमें प्रवाहित धारा है और प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर, जो उनका अनुपात, अनुपात का मतलब बटे यानी V बटे है, वो कैसा होता है, नियतांक। और इसी नियतांक को R कहते हैं, R को प्रतिरोध कहते हैं यानी रेजिस्टेंस। तो V बराबर हो जाएगा IR। ये होता है ओम का नियम, ठीक है। और अगला क्या दिया गया, तीसरा गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या होता है, इंटर में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुनो। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है यही होता है आपका गॉस का नियम। ये वैज्ञानिक गॉस थे, इन्होंने अपना नियम दिया था। तो ये हो जाएगा गॉस का नियम, फाई ई बराबर Q बटे ε0। अब ε0 क्या होता है, इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है कितना, 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक, तो ये वैल्यू भी आप याद कर लीजिए। ये होता है ε0 और इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। और इसका यदि मात्रक पूछा जाए तो वो भी अपने अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो लिख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है गॉस की प्रमेय। आई होप आप चारों नियम समझ गए। और कूलाम का नियम क्या होता है इसको भी समझ लो, थ्योरी सही तो ऑप्शन इसका ये है, लेकिन कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम का नियम होता है दो बिंदु आवेश Q1 या Q2 और बीच की दूरी होती है R। तो इसका जो नियम होता है वो ध्यान से सुनो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ध्यान से समझो, हमने क्या बोला, दो बिंदु आवेशों को, फिर से समझ लीजिए आप, इसको मान लिया आपने Q1, इसको मान लिया Q2, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला। अब देखो दो वर्ड हमने बोले यहाँ पर, कौन कौन से, आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण। ध्यान से समझना, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ये क्यों बोला? देखो आकर्षण कब होता है? जब एक प्लस एक माइनस हो। हमने बताया था डिटेल में पिछले वीडियो में। अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तब लगता है आपका प्रतिकर्षण बल। इन दोनों कंडीशन में लगेगा प्रतिकर्षण, यानी समान प्रकार के जब होंगे तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तब आकर्षण। तभी दोनों वर्ड जोड़े जाते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। फिर क्या बताया हमने के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। एक नियम ये बनता है, कूलाम का नियम आपने 12th में प्रूव किया होगा। और एक होता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नया कंडीशन बनती है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। और फिजिक्स का रूल होता है जब भी हम लोग कोई कांस्टेंट हटाते हैं तो उसमें एक वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। विद्युत के जितने भी पॉइंट है उसमें यही आता है 1/4πε0 और इसको कहते हैं कूलाम बल नियतांक। तो ये होता है आपका कूलाम का नियम। लेकिन पूछा क्या गया था, जो आपका क्वेश्चन था उसके अनुसार ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? कूलाम का नियम। आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ रही होगी। जितने लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका ऑप्शन कराया जाए तो आप कमेंट कीजिए कि केवल क्वेश्चन आंसर कराइए। और जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि ऐसे ही हर एक ऑप्शन की चर्चा कीजिए और उसको डिटेल में समझाइए, उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो भी बताइए। तो दोनों लोग जो जैसा समझ में आ रहा हो आप कमेंट कीजिए, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको लगता है पूरी डिस्कशन किया जाए अच्छे से तो उस हिसाब से वीडियो आएगा। देखो हमारा वीडियो बनाने का मुद्दा है कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, समझ रहे हो ना बात को। यदि आप लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही है, आप लोगों को बोरिंग नहीं महसूस हो रही है, तो उसी हिसाब से कंटेंट हम अपलोड करेंगे। अगर आप लोग कहोगे सीधे क्वेश्चन उसका ऑप्शन कौन सा सही है वो करवाइए तो उस हिसाब से वीडियो आएंगे। अगर आप कहोगे ऐसे ही चर्चा कीजिए डिटेल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग नोटबुक बना रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताइएगा ध्यान करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन में क्या लिख दिया उसने, नहीं है, जल्दबाजी मत करना। प्रकाश उत्सर्जक सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड और शॉर्टकट होता है एलईडी। कभी कभार आपके एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या पूछा है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड, ये याद कर लीजिए। दूसरी चीज कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं? चेक करते हैं। लिखा है इंडियम गैलियम नाइट्राइड, तो इसका तो उपयोग किया जाता है। फिर लिखा है जर्मेनियम, तो इसी का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये आपके हैं अर्धचालक। ये क्या है? अर्धचालक। देखा होगा आपने मेमोरी कार्ड सिम कार्ड में पीले रंग की लाइनें बनी होती हैं, तो ये अर्धचालक की होती है। और काय की बनी होती हैं? सिलिकॉन की। ध्यान से समझिए आप, मेमोरी कार्ड जो सिम कार्ड होता है आपका उस पर अर्धचालक की परत चढ़ी होती है और वो किसकी होती है? सिलिकॉन की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि मेमोरी कार्ड पर पहले तो ये पूछेगा कि कैसी धातु होती है तो वो अर्धचालक, दूसरा पूछेगा कि काय की होती तो उसका जवाब होगा सिलिकॉन। और जर्मेनियम यानी जीई जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके दो ही अर्धचालक होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर पूछा गया आपका किसके बारे में? एलईडी के बारे में। तो एलईडी में जर्मेनियम का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी चारों का किया जाता है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ है सोना और तांबा फिर खाली स्थान और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। यानी जो सोना और तांबा है वो पीले प्रकाश को छोड़ते हैं, यानी बैंगनी के साथ ऐसा कौन सा कलर है जिसको वो अवशोषित करते हैं? तो वो होता है आपका ब्लू यानी नीला। आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नीला और बैंगनी रंग को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। कौन? सोना और तांबा। अब देखो इसकी ट्रिक याद रखो, सोना लगभग पीला होता है, पीले कलर का, तांबा भी पीले कलर का थोड़ा थोड़ा होता है। तो जिस रंग के ये हैं उसको छोड़ देंगे, ऐसे ट्रिक बना लीजिए आप। नीला और बैंगनी को अवशोषित कर लेते हैं तो आसानी से आपको याद बना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पांचवा नंबर लिखा हुआ खाली स्थान फिर लिखा विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? लिखा कुइपर, गलत हो जाएगा। ये चिनूक, ये भी गलत हो जाएगा। वैन एलन, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वैन एलन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरोरा, ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी नंबर। फिर से ध्यान से समझो, लिखा है विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी जो पृथ्वी को घेरे रखती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वैन एलन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर
पहले ही खाली स्थान, फिर कह रहा है बल के परास का घातांक 10 की घात -16 मीटर। ध्यान से समझो, ये लिखा है 10 की घात -16 मीटर। तो ये जो परास होती है वो क्या होता है, तो ये होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ध्यान से समझो, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, दुर्बल नाभिकीय बल। परास आपको याद रखना कितना होता है, 10 की घात -16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप बटे त्रिज्या के लिए है। तो कोण बराबर, आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा मैथ में भी और साइंस में भी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोई ऑप्शन है जिसमें कोण लिखा हो, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, तल कोण। देखो वेग होगा नहीं, रेखीय संवेग होगा नहीं, पृष्ठ तनाव होगा नहीं, इनकी भी चर्चा कर लूं। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ध्यान दो जरा, वेग आपकी सदिश राशि है तो यहाँ आप विस्थापन लोगे, दूरी नहीं। वेग का हो गया। रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग P बराबर, रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग यानी m/v। पृष्ठ तनाव को T से लिखते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई यानी F/L। ठीक, तो बाकी ऑप्शनों की भी चर्चा होगी, लिखना चाहो फार्मूले लिख लीजिए इसके। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, लिखा है त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक होता है। अब देखो, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस सेकंड स्क्वायर को जब आप ऊपर ले जाओगे तो वो -2 बन जाएगी। कह रहा है कि कैसी घात होती है, तो उसकी -2 हो जाएगी। ठीक, अगर आपको मात्रक याद है तो आप आसानी से ये चीजें निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लिखा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। अब ध्यान से समझना, लिखा हुआ है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन। क्या होता है, उत्पादन। और फिर लिखा है प्रोपेगेशन, इसका मतलब क्या होता है, प्रसार। ठीक है ना। आप साउंड वेव कार्ड यानी ध्वनि तरंगों के, साउंड वेव का मतलब हो गया ध्वनि तरंग के, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन, स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, फोटोनिक्स गलत हो जाएगा, एस्ट्रोफिजिक्स ये भी गलत हो जाएगा, एकॉस्टिक्स बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी, इसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। अब एकॉस्टिक को हिंदी में कहते हैं ध्वनि विज्ञान। क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो क्या, ये है आपकी ध्वनि विज्ञान। ठीक, और ऑप्टिक्स तो जानते हो आप, प्रकाश की जिसको कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप 10 नंबर लिखा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। कार्य मतलब W, दर मतलब T, तो ये किसके बराबर होता है, P के। P बराबर W/T, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, शक्ति के। यदि आपको फार्मूले याद है तो 50% काम आपका उसी से आसान हो जाता है। कार्य करने की दर को बल नहीं कहते हैं, ऊर्जा नहीं कहते हैं, आवेग नहीं कहते। ठीक, क्योंकि दर का मतलब हो जाता है समय का डिवाइडेशन। तो W/T ये किसके बराबर होता है, P के। तो P बराबर W/T। P क्या होता है, शक्ति। शक्ति का ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, लिखा त्वरण खाली स्थान के परिवर्तन की दर को कहते हैं। फार्मूला याद कीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण वेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या सेट हो जाएगा, वेग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, लिखा है दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। दो क्रमागत सुरंग, दो क्रमागत, जब दो हो क्रमागत हो सुरंग हो तो उनके बीच की दूरी कहलाती है आपकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। ठीक, तो आप ऑप्शन इसका देखिए, कहीं तरंग दैर्घ्य है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान से समझो, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य, उसको कहते हैं वेवलेंथ। आई होप आप ये 12 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये 12 क्वेश्चन थे जो आपके SSC CGL 2021 में फिजिक्स के आए हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बार बार वो बात बोलते, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि पर डे आपको एक वीडियो किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चनों का जरूर मिलता है। ठीक, इसके पहले हमने 4 वीडियो MTS के करवाए थे, वो यदि वो नहीं देखें तो वो कोई बंटवारा नहीं होता है फिजिक्स में। अब कोई होता क्या, कुछ जो CGL की तैयारी कर रहा है वो CGL की ही प्लेलिस्ट देखेगा, जो MTS की कर रहा है वो MTS की ही देखेगा। एक चीज समझो, आप साइंस पढ़ने आए हो, साइंस पढ़ने का मतलब कोई कैटेगरी नहीं होती कि ये साइंस इसमें ही आएगी। मिलते जुलते क्वेश्चन, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, कोई भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है जितना कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। आई होप आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो यदि MTS वाले 4 लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए उनको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें भी हैं। और इसी तरीके आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।